दोस्तों जहां हमने अपनी कहानी छोड़ी थी वहीं से अगर थोड़ा सा पस मंज़र में देखें तो रोशनी अब आज़ाद हो चुकी थी। वो पूरी कायनात में ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और उसने अपना सफ़र जारी भी कर लिया था। एटम्स की फॉर्मेशन हो चुकी थी और बिग बैंग एक एनर्जी से निकलकर अब रोशनी में कन्वर्ट हो चुका था। तो दोस्तों रोशनी के आज़ाद होने के बाद यूनिवर्स में अगला प्रोसेस क्या हुआ? रोशनी क्या ये सिर्फ वो रोशनी थी जो आज़ाद हुई या इसी के साथ साथ कुछ और डिफरेंट और कुछ और पुरस्कार चीज़ें भी हुई? तो आइए दोस्तों इसी राजों को समझने के लिए हम इस सीरीज़ के नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं द यूनिवर्स सीरीज एपिसोड 7। तो दोस्तों जब स्पेस में पहला एटम बना तो उस एटम बनने के साथ सिर्फ उन चीज़ों की या एलिमेंट्स की बुनियाद नहीं बनी थी। जिस तरह हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से रिलेटेड थी यूनिवर्स बनने के वक्त, तो उसी तरह जैसा ही एटम बना तो रोशनी ने भी अपना सफ़र शुरू कर दिया। हालांकि एलिमेंट्स की कलेक्शन से या कॉम्बिनेशन से सिर्फ एटम बना था, लेकिन उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रोशनी की आज़ादी पर पड़ा और अब रोशनी चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो चुकी थी। जो कुछ अरसा पहले एलिमेंट्स और इनकी डेंसिटी की वजह से स्कैटर्ड हो रही थी बार बार, वो अब फ्रीली ट्रैवल करने के लिए तैयार थी और उसने अपना सफ़र जारी कर लिया था। तो क्या दोस्तों ये सिर्फ रोशनी की आज़ादी थी, इसके अलावा कुछ न था? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये एक रिकॉर्ड था, ऐसी तस्वीर जो कायनात की उस वक्त की थी जब कायनात सिर्फ चंद लाख सालों की ही थी। और उस वक्त अगर आप या हम उस मंजर को देखने के लिए मौजूद होते तो हम देखते कि चारों तरफ एक बराबर सी चमक हमें नजर आती, जिसको आज हम एक ग्लो की तरह फील तो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये इतनी तेज और चारों तरफ इक्वल लेवल में स्कैटर्ड की हुई थी, जहां न कोई सितारा, न कोई गैलेक्सी, न कोई प्लेनेट, कुछ भी न था, सिर्फ एक रोशनी और एक खाली स्पेस। लेकिन ये चमक इवन बिल्कुल नहीं थी। बज़ाहिर ये बराबर वॉल्यूम में हर तरफ फैल रही थी, लेकिन इसके अंदर छोटी सी माइनर सी फ्लक्चुएशंस थी। जी हाँ दोस्तों, यही फ्लक्चुएशंस जो आज की एडवांस टेक्नोलॉजी भी उसको एनालाइज नहीं कर सकती, लेकिन इस माइनर सी फ्लक्चुएशन की वजह से इस पूरी कायनात की फॉर्मेशन पॉसिबल हुई। ये एनर्जी जो बाद में मैटर में कन्वर्ट हुई, इसकी माइनर फ्लक्चुएशन से इम्पैक्ट ये पड़ा कि कहीं पर रोशनी ज़्यादा, कहीं पर कम, और कहीं पर रोशनी ज़्यादा गर्म और कहीं पर कुछ टेम्परेचर कम के साथ मौजूद थी। ये वो लम्हा था जब यूनिवर्स ने अपनी पहली तस्वीर बनाई, एक स्नैपस्पॉट जो उस वक्त फ्रीज हो गया था, जिसे आज आप और हम मिलकर ट्रैक कर सकते हैं, जिससे साइंटिस्ट आज ये पता लगा सकते हैं कि जब फॉर्मेशन हुई थी इस कायनात की तब कहाँ क्या चीज़ मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही तस्वीर थी जो कायनात ने उस एक लम्हे में बनाई थी, जो आज तक स्पेस में फ्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों वक्त गुजरता गया, स्पेस में रोशनी ने अपना सफ़र शुरू कर दिया और बिग बैंग से निकलकर रोशनी हर तरफ फैलना शुरू हुई, माइनर सी फ्लक्चुएशंस के साथ, लेकिन रोशनी फैल रही थी। कायनात और ठंडी होती गई और रोशनी जैसे जैसे सफ़र करती जा रही थी तो रोशनी ने अपनी डेंसिटी आहिस्ते आहिस्ते खोना स्टार्ट कर दी थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल इसी तरह है, हम कोई स्ट्रेचेबल थिंग या रबर बैंड का अगर एग्जाम्पल ले लें, उसे जब हम सामने अपने हाथ में देखते हैं कि उसकी डेंसिटी, उसका कलर, उसके मटीरियल की क्वालिटी अलग होती है, लेकिन अगर उसको हम स्ट्रेच कर दें तो मटेरियल अपनी डेंसिटी आहिस्ते आहिस्ते कम करने लगता है और उसकी स्ट्रेंथ भी वीक हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह रोशनी के साथ भी हुआ। जिस तरह रोशनी बिग बैंग से निकलकर बाहर फैलना स्टार्ट हुई तो उस वक्त रोशनी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, उसकी चमक बहुत तेज़ थी, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी स्पेस में फैलती गई, कायनात में आगे बढ़ती गई, तो उसने अपनी डेंसिटी ख़त्म करना स्टार्ट कर दी थी और बिला आखिर पहले वो रोशनी जो विजिबल थी अब वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो गई और इंफ्रारेड के बाद आगे चलकर यही रोशनी माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसको आप और हम आज अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों रोशनी ने अपनी स्ट्रेंथ तो खो दी थी, अपनी डेंसिटी तो खत्म कर दी थी। जो आंखों से नजर आने वाली रोशनी थी अब वो सिर्फ माइक्रोवेव में कन्वर्ट हो चुकी थी, जिसे हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी और वो था रोशनी का सफर। जी हाँ दोस्तों, कायनात में रोशनी इंफ्रारेड की फॉर्म्स में भी और उसके बाद माइक्रोवेव्स रेडिएशंस की फॉर्म में भी मुसलसल ट्रैवल करती आ रही थी और अब भी ट्रैवल करती आ रही है। 13.8 बिलियन साल पहले जो सफ़र रोशनी का शुरू हुआ वो आज तक कंटिन्यूड है। और आज आप और हम जब स्पेस की तरफ देखते हैं या आसमान की तरफ देखते हैं, जो स्पेस में मौजूद हमें दूर से सितारों से आने वाली लाइट्स नज़र आती हैं, ये प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम
उस कॉस्मिक पास्ट को देख रहे होते हैं जो स्पेस में इवेंट हो चुके हैं और उनकी रोशनी हम तक काफ़ी अरसे बाद पहुंची। तो दोस्तों बिलाखिर वो दिन आ गया जब हम इतने एडवांस हो गए कि हम स्पेस में मौजूद माइक्रोवेव रेडिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जब उसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ देखी। इन रेडिएशंस के अंदर एक फ्लक्चुएशंस मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल इवन भी नहीं थे और बिल्कुल अनइवन भी नहीं थे, बल्कि इनके अंदर एक पैटर्न मौजूद था। जब इस पैटर्न को ट्रैक किया गया तो हमें पता लगा कि ये एग्जैक्ट वही पैटर्न था जो बिग बैंग के वक्त मैटर के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह 1 बिलियन एंटी मैटर के अगेंस्ट में 1 बिलियन प्लस 1 मैटर बचे थे, उन्होंने आपस में इंटरैक्ट किया, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किया। तो कहीं मैटर ज़्यादा हो रहा था, कहीं एंटी मैटर ज़्यादा हो रहा था। इसी तरह लाइट के अंदर भी एक फ्लक्चुएशंस थी और उन फ्लक्चुएशंस को जब स्टडी किया तो वो एग्जैक्ट उसी तरह की फ्लक्चुएशंस थी जो एट द टाइम ऑफ बिग बैंग मैटर के अंदर मौजूद थी। इससे देख के हमें ये पता लगा कि ये पैटर्न कोई आम पैटर्न नहीं बल्कि कायनात का वो मैप है जो हमें ये क्लियर करेगा कि कायनात की फॉर्मेशन के वक्त कहाँ मैटर ज़्यादा हुआ, कहाँ मैटर कम हुआ था और उसके बाद डिफरेंट गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें कैसे वजूद में आई थी। तो इसका मतलब है आज जो गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम्स, स्टार्स हम देखते हैं या इवन जिस प्लैनेट के अंदर आप और हम रहते हैं और जिस सोलर सिस्टम का आप और हम हिस्सा हैं, इवन वो डॉट जितनी इमेज भी हमारी कॉस्मिक बैकग्राउंड के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर की हुई है, सेव की हुई है। कितनी हैरत अंगेज बात है ना कि आप और हम आज जिस दुनिया में रहते हैं तो इसका एक मैप पास्ट में कहीं दूर दराज मौजूद है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कायनात ने बचपन में एक तस्वीर खींच ली थी और कहा कि अगर तुम आगे चलकर इतने एडवांस हो जाओ तो इस तस्वीर को देख लेना और देख लेना कि मैं अपने बचपन में कैसी थी। और आप सब जो चीज़ें आज स्पेस में या पूरी यूनिवर्स में मौजूद हैं, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर समझ सकते हो तो समझो, कायनात ने ये इमेज आपको इसी बेसिस पे, इसी मैप के थ्रू ट्रांसफ़र की है। तो दोस्तों जैसे ही हम इस राज को समझते हैं या यूनिवर्स के पैटर्न को समझते हैं जो यूनिवर्स ने एक मैप की शक्ल में हमें दिया, मगर जितना हम समझते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि ये एक बिगनिंग है, क्योंकि अब कायनात में रोशनी आज़ाद हो चुकी थी। पहला एटम बन चुका था, हीलियम और हाइड्रोजन के एटम स्पेस में मौजूद थे लिथियम के साथ, और अब ये आइटम्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, गैस क्लाउड्स बनाएंगे और वहीं ग्रेविटी अपना काम शुरू कर देगी। यहीं से पहला सितारा पैदा हुआ था। ग्रेविटी ने गैस को जोड़कर रोशनी पैदा की और इस सितारे के बनने के साथ सिर्फ रोशनी पैदा नहीं होनी थी या इस सितारे से सिर्फ रोशनी नहीं निकलनी थी, बल्कि कायनात के अंदर एक नया दौर स्टार्ट होने वाला था। एक ऐसा दौर जहां गैलेक्सीज बनेंगी, स्टार्स बनेंगे, सोलर सिस्टम्स बनेंगे, जहां प्लैनेट्स बनेंगे और जहां एक अर्थ बनेगी, वही प्यारी सी अर्थ। उस अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं जिंदगी बनेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपकी और हमारी बात हो रही है। तो ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, ये कोई साइंटिफिक थ्योरी या डिस्कवरी बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, वो ब्रिज जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच मौजूद है, वो ब्रिज जो रोशनी और अंधेरों के बीच में मौजूद है, वो ब्रिज जो चाउस एंड स्ट्रक्चर्स के बीच में मौजूद है। और सबसे खूबसूरत बात कि कहानी अब भी जारी है, और अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो आप भी इस कहानी का हिस्सा है। तो दोस्तों, हमने अब तक कायनात में समझा कि किस तरह पहला एलिमेंट बना, किस तरह पहला एटम बना और कायनात में पहली दफ़ा रोशनी किस तरह आज़ाद हुई। और इसी के साथ साथ हमने कायनात के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को भी स्टडी किया। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के बाद इंसानी अक्ल और फहम में एक सवाल ज़रूर क्रिएट होता है कि क्या वाकई कोई बिग बैंग हुआ भी था, या ये सिर्फ़ एक फ़र्ज़ी कहानी है जो आप और हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, या इसके पीछे कोई हकीकत भी मौजूद है या कोई एविडेंसेस मौजूद हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ इन सब क्वेश्चंस को विद एविडेंसेस प्रूव करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई बिग बैंग एक ऑथेंटिक प्रोसेस भी था या नहीं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।